नई कविता। साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता एक साथ पढ़ा जाता है। नई कविता का तात्पर्य क्या है? जो अनुभूति की सच्चाई को नएपन से प्रस्तुत करे। काव्य का मतलब ही होता है अनुभूतियों का निदर्शन या भाव का उच्छ्वास। कविता को निराला ने विमल हृदय का उच्छ्वास भी कहा। हमें ये जानना है कि प्रयोगवाद की धारा तार सप्तक से मानी जाती है। 43 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक 11 वर्ष बाद नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से जगदीश गुप्त ने शुरू किया। नई कविता के जो प्रमुख नाम हैं उनमें जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रघुवंश। लेकिन डॉक्टर रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन तीनों का नाम स्वच्छंदतावादी आलोचना में प्रमुखता से लिया जाता है। इसलिए नई कविता में काव्य का जो फलक है, इनका काव्य का जो क्षेत्र है वो कम और आलोचना का क्षेत्र ज़्यादा है। ध्यान ये रखना है कि नई कविता की शुरुआत कैसे हुई। 1952 में इलाहाबाद आकाशवाणी में एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें अज्ञेय को बुलाया गया। अज्ञेय से पूछा गया कि इधर जो इलाहाबाद के कवि, खास तौर पर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि लिख रहे हैं, इन कविताओं को आप क्या कहेंगे? अज्ञेय ने कहा ये कविताएं प्रयोगवादी न होकर नई कविता हैं। और 1952 में नई कविता शब्द अज्ञेय द्वारा आकाशवाणी इलाहाबाद के रेडियो भेंट वार्ता से मिलता है। कुछ लोग इसे दिल्ली आकाशवाणी से बताते हैं, जबकि ये इलाहाबाद ही है। दिल्ली आकाशवाणी का कोई यहाँ प्रसंग या संदर्भ नहीं है। दूसरा ये कि नई कविता नाम सबसे पहले अज्ञेय ने दिया, लेकिन प्रश्न आता है कि प्रयोगवाद नाम सबसे पहले किसने दिया? तो प्रयोगवाद नाम सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। क्यों? क्योंकि जब वाजपेयी से पूछा गया कि ये लोग हैं कौन, तो उन्होंने कहा कि ये प्रयोगवादी हैं और प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, उसे बैठे ठाले का धंधा बताया। लेकिन अज्ञेय ने नई कविता शब्द का प्रयोग किया। तो 1952 में इलाहाबाद आकाशवाणी से रेडियो भेंट वार्ता में अज्ञेय द्वारा नई कविता नाम दिया गया। नई कविता पत्रिका 1954 में जगदीश गुप्त ने संपादित की। उसमें नए ढंग के कवियों की रचनाओं का प्रकाशन होता था। इसलिए नई कविता जो नाम चल पड़ा वो 1954 से ही माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नई कविता का अर्थ क्या है? लोगों ने नई कविता को किस ढंग से बताया या किस ढंग से इसे व्यक्त किया? जगदीश गुप्त नई कविता की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि नई कविता यानी कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से होती है। तात्पर्य ये है कि नई कविता में आप नवीनता क्या लाएंगे।
जो भी नवीनता लाएंगे, अगर आपके मन में सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा है तो वही जो लिखने की आकांक्षा होती है उसे ही आप नई कविता नाम देते हैं। तो तात्पर्य ये है कि नई कविता शब्द 1952 में आया। 1954 में जगदीश गुप्त के संपादन से नई कविता का प्रस्थान बिंदु बना। धर्मवीर भारती कहते हैं कि नई कविता पुराने नए मूल्यों के तनाव से उत्पन्न टकराव की कविता है। तो नई कविता पुराने नए मूल्यों के तनाव से उत्पन्न टकराव की कविता है। इसके अतिरिक्त जगदीश गुप्त पुनः कहते हैं कि नई कविता अपने युग की नई वास्तविकता के अनुरूप है। मुक्तिबोध ने कहा कि एक परिस्थिति के भीतर पर्सनल सिचुएशन, एक परिस्थिति के भीतर पलते हुए मानव हृदय की पर्सनल सिचुएशन की कविता नई कविता है। अज्ञेय कहते हैं कि अनुभूति की साधारणता को विशिष्ट स्वरूप देने वाली कविता नई कविता है। हम जरा इनकी विशेषताओं पर चलें तो 5 विशेषताएं नई कविता में प्रमुख हैं। व्यक्ति स्वातंत्र्य, आस्था और अनास्था, औद्योगिक सभ्यता, अनुभूति, परकता, प्रकृति, प्रेम। थोड़ा सा अपने परिदृश्य को भी जानें। उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां क्या थी उनका भी जिक्र करते हैं। जरा ये जानें कि 1954 में देश की क्या स्थिति है। पहला, 1947 में देश आज़ाद हो चुका है और 1950 में राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं की शुरुआत हो चुकी। 1953 में 1952 में पहला जो आम चुनाव संपन्न हुआ, लोकसभा का गठन हुआ और 1957 में दूसरा आम चुनाव हुआ। 1962 में तीसरा आम चुनाव हुआ और इसके पश्चात मोह भंग की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरी बात, 1945 में लगभग विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इस विश्व युद्ध ने लोगों को समझने सोचने पर विवश किया कि कुछ भी हो लेकिन मानव का अंत होना निश्चित है, मृत्यु शाश्वत सत्य है। युद्ध की विभीषिका में किसी का लाभ नहीं हुआ, केवल हानि हुई और वह हानि थी मानवता की, वह हानि थी प्रकृति की, वह हानि थी विश्व की, तमाम आर्थिक संसाधनों की, जिसका प्रयोग हम मानव के विकास के निमित्त करते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का गिरना स्पष्ट करता है कि न केवल वहाँ की आने वाली संततियाँ लूली लंगड़ी होंगी, बाहरी अंधी होंगी, अपितु वहाँ पर किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें थी जिनको लेकर के नए कवियों के मन में तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे और इन्हीं प्रश्नों का समाधान, इन्हीं अनुभूतियों की सच्चाई, इन्हीं सत्य की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए नई कविता का सृजन किया गया। आप देखेंगे कि नई कविता में पहली विशेषता है व्यक्ति स्वातंत्र्य। व्यक्ति स्वातंत्र्य छायावाद की भी विशेषता थी, लेकिन वहाँ रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास था। नए कवियों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का नारा दिया
व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इनके यहाँ व्यक्ति कैसा हो। लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे लघु मानव कहा। विजय देवनारायण शाही ने इसे सहज मानव कहा। लेकिन यह मानव है कौन? आज के मानव की स्थिति क्या है? कभी आप सोचिए, एक लाल कलर का तिलचट्टा होता है, जो कॉकरोच, जो ज़मीन में या ज़मीन पर रेंगते हुए भागते हुए आप देख सकते हैं, उसकी गति को देख सकते हैं। वो कभी इस पुस्तक के नीचे मेज या अलमारी में कहीं भी वो भागते दौड़ते पाया जाता है, छिपता रहता है। जैसे ही आप वस्तु हटाते हैं तेज़ी से भागता है। कभी उस तिलचट्टे को या उस कीड़े को, कॉकरोच को आप पलट दीजिए। पलटने के बाद उसकी स्थिति क्या होती है? कभी आप उसके चेहरे को देखिए तो केवल ये इस तरह से करता है पलटने के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मैं असहाय हूँ, मैं एकदम निराश्रित हूँ। जैसे आज पिछले 22 मार्च से जो वायरस का संक्रमण आया, हर व्यक्ति अपने को असहाय और बेबस समझने लगा। किसी के अंदर वह कॉन्फिडेंस नहीं है। सबकी स्थिति यह है कि हम भूखों मर रहे हैं, सरकार हमें ये नहीं दे रही, सरकार हमें वो नहीं दे रही, सरकार हमें ये नहीं पहुंचा रही, वहाँ नहीं पहुंचा रही। यानी हर व्यक्ति बेबस हो गया है। कहीं न कहीं विश्व युद्ध के पश्चात मानव की इसी विवशता, कॉकरोच की तरह असहाय मानव की स्थिति का सत्यपूर्ण ढंग से चित्रण किया है नई कविता के लोगों ने। एक प्रकार से हम भीड़ में अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं, यानी भीड़ बनाम अकेला व्यक्ति का विवाद। आज इस दौड़ती भागती हुई जिंदगी में हमारा निज, हमारी निजता कहीं खो सी गई। हम किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं, भीड़ में ये पहचान करना मुश्किल है। हमारे पास भी इतने भौतिक संसाधन हैं कि हम स्व की तलाश नहीं कर पाते। मोबाइल और नेट पर समय व्यतीत करते हुए हम सो जाते हैं और फिर उठते हैं तो पहला हाथ मोबाइल पर ही जाता है। व्हाट्सएप पे देखते हैं किसी का गुड मॉर्निंग आया कि नहीं, किसी ने क्या कोई संदेश भेजा है, तुरंत उसको लाइक करें या कुछ सेंड करें। यानी उठते बैठते सोते जागते हमारी स्थिति एकदम असुरक्षित हो चुकी है, हमारी निजता समाप्त हो चुकी है। और इसी निजता को आगाह करते हुए आज से 65 साल पहले यह नई कविता का एक दौर शुरू हुआ। इसकी दूसरी विशेषता है आस्था और अनास्था। आस्था का आशय क्या है? अनास्था का आशय क्या है? व्यक्ति अपने विवेक पर भरोसा करे, यही उसकी आस्था है। यहाँ धर्म से इसे न जोड़ा जाए। व्यक्ति का अपना विवेक और अपने विवेक पर ही भरोसा उसकी आस्था है, और तमाम वादों, मतवादों, विचारधाराओं से अलग होना यानी उन पर उसकी अनास्था है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है औद्योगिक सभ्यता। औद्योगिक सभ्यता द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में तेजी से उद्योगों का निर्माण शुरू हुआ। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण ही मुख्य उद्देश्य रखा गया। हमारे यहाँ भिलाई में रूस की मदद से कारखाना बना
राउरकेला में जर्मनी की मदद से कारखाना बना। दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से स्टील प्लांट बना। झारखंड, वर्तमान जो झारखंड है वहाँ इस्पात नगरी है, टाटा नगर। 1907 में ही टिस्को की स्थापना हो चुकी थी। इनके अलावा बड़े उद्योगपतियों ने जो बॉम्बे प्लान आज़ादी के पूर्व प्रस्तुत किया था, चाहे वो डालमिया हों, चाहे वो बिरला हों, चाहे वो सिंघानिया हों, सब ने बड़ी बड़ी कपड़े की मिलें बनाई। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से लेकर कोयम्बटूर तक बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें बनी। बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिला और व्यक्ति का जो अपनापन था, निजीपन था, वह उसमें समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि यांत्रिक सभ्यता शुरू हुई। औद्योगिक सभ्यता को एक प्रकार से आप यांत्रिक सभ्यता कह सकते हैं। यंत्र मनुष्य को सारी सुख सुविधाएं देता है, भौतिक संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन उसकी संवेदन शक्ति छीन लेता है, उसकी संवेदनाएं समाप्त कर देता है। हम मशीनों यानी यंत्रों में या यंत्रों के साथ काम करते हुए स्वयं यांत्रिक हो जाते हैं, यंत्रवत हो जाते हैं। कुछ साल पहले नोएडा का एक केस आया था, उसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस विशेषता में कि 2000 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे, तेज़ी से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए गए और एक बड़ी भीड़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पहुंची और 5, 6, 7 तक आते आते लाखों की संख्या में देश में इंजीनियर तैयार हुए। अब ये जो नई जनरेशन के लड़के थे, दिल्ली, फरीदाबाद, महाराष्ट्र, नागपुर, बेंगलोर, मंगलौर आदि क्षेत्रों में रोजगार की तलाश करते हैं, रोजगार पाते हैं। अब एक व्यक्ति जो प्रतिदिन गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचता है, वहां से ट्रेन पकड़ता है, मेट्रो पहुंचता है फरीदाबाद, फरीदाबाद से फिर वापस आता है, उसकी दिनचर्या क्या है? उसकी दिनचर्या है कि वो प्रातःकाल 5 बजे उठ रहा है, त्वरित गति से स्नान, नाश्ता लिया, भोजन पैक कराया, 7 बजे वो घर छोड़ता है, दौड़ते भागते बस स्टेशन पहुंचता है, वहां से मेट्रो पहुंचता है, मेट्रो से फिर फरीदाबाद पहुंचता है, वहां से फिर स्टेशन से बाहर निकलता है, ऑटो पकड़ता है, कंपनी जाता है, 10 बजे वो पहुंचता है, 10 से 5, 7 तक वो ड्यूटी करता है। फिर वही क्रम तीव्र गति से ऑटो पकड़कर मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से वापस दिल्ली, दिल्ली से वापस गाजियाबाद। प्रतिदिन उसकी दिनचर्या। पति पत्नी में लड़ाई होती है। पति ने क्या किया, पत्नी को कई टुकड़ों में काटा, फ्रिज में रख दिया। प्रतिदिन वो पॉलीथीन में एक टुकड़े भर करके हिंडन नदी के पास फेंक कर निकल जाता था। हिंडन नदी दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने की एक नदी है। ऑटो में बैठता है तो वो एक टुकड़ा गिरा देता है। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने की नीयत से वहाँ जाल लगाए थे। उनकी नज़र पहुँची कि इस टुकड़े पर कुत्ते तेज़ी से दौड़ पड़े हैं। 1 दिन 2 दिन उन मछुआरों ने देखा तो कुछ मानव के अंग हैं, हड्डियां हैं। पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस जाल बिछाती है। दूसरे दिन वो पकड़ा जाता है। पुलिस वाले उसे उसके घर लाते हैं। पता चला कि
दबाव पड़ने पर फ्रिज में अवशेष भाग मिलता है जिसे फेंका नहीं था। पुलिस वाले पूछते हैं किसका शव है, कहता है किसी का नहीं। फिर पूछते हैं, दीवार पर तस्वीर में देखते हैं तो पति और पत्नी की तस्वीर है। दबाव बनाया कि पत्नी कहाँ है, उन्होंने कहा यही इसी फ्रिज में है। क्यों मारा? एकदम वो यंत्रवत हो चुका है, उसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, किसी कारण को बताता नहीं। उसकी समय उसके कार्य में पत्नी अवरोध उत्पन्न करती है, इसलिए मैंने मारा। पुलिस वाले कहे तुम इतने अमर्यादित हो, संवेदनहीन हो। कहा कैसी संवेदना, कैसी मर्यादा। एक प्रकार से नई कविता ने मानव को आगाह करने का प्रयास किया कि आपकी ये यांत्रिकता, आपकी ये यांत्रिक सभ्यता आपकी संवेदनाओं को छीन ले रही है। आज भी आए दिन आप व्हाट्सएप पे, गूगल पे तमाम मैसेज देखते हैं, समाचार देखते हैं। पति अलग मोबाइल पर, पत्नी अलग मोबाइल पर, बच्चा अलग मोबाइल पर, एक ही परिवार एक ही बिस्तर पर 3 अलग अलग ध्रुव बैठे हैं, जिनकी न कोई संवेदना है न कोई आपसी बातचीत है। बूढ़े माँ बाप संवेदनहीन हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप के लिए, उनके लिए कोई संवेदना नहीं, उनके पास कोई जगह नहीं, क्योंकि एक कमरे का वो अपार्टमेंट लेते हैं। माँ बाप कहाँ सोएंगे? माँ बाप गांव में ही रहें। मृत्यु का समाचार सुनने पर वो जाते हैं और एक दिन में ही सारी औपचारिकताएं पूरी कर दूसरे दिन वापस चले आते हैं, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं है। यानी हम अपने को इस यांत्रिक सभ्यता में इस प्रकार से जोड़ चुके हैं, एक गुरुत्वीय चुंबकीय आकर्षण पैदा कर चुके हैं कि हम स्वयं की सोच, स्वयं की संवेदना, स्वयं की अनुभूति कुछ नहीं करते। सब कुछ नष्ट प्राय है, सब कुछ शुष्क हो चुका है। और नई कविता में इसी औद्योगिक सभ्यता की ओर व्यक्ति को आगाह किया गया है। चौथी विशेषता आप देखेंगे, अनुभूति परकता। अनुभूति परकता का आशय क्या है? जैसे आगे ने एक पंक्ति लिखी, चेहरे थे असंख्य, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ यह कायरों का देश है। ये लोग देखने को आगे देखते हैं, चलने को पीछे चलते हैं, अपने विवेक के नाम पर प्रत्यंचा चढ़ाने से मना कर देते हैं। यानी विवेक जब सीधे सीधे उनके ऊपर कहा जाए या उनसे कहा जाए कि आपके विवेक पर ये है, आपको क्या करना है, वो विवेक का सहारा नहीं लेते, अविवेकी हो गए हैं, विवेक से रहित हो गए हैं। यही कारण है कि उनकी जो ज्ञान है, उनका ज्ञान, उनकी संवेदनाएं, उनकी सोच, उनकी स्थितियां, उनकी अनुभूतियां सब मृत प्राय हो गई हैं। जैसे शरीर के अंदर की कोशिकाएं, जिसे हम सेल्स ऑर्गन्स कहते हैं, वो निरंतर समाप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति की अनुभूतियां भी समाप्त होती हैं। पांचवी जो विशेषता है वो है प्रकृति प्रेम। आज की स्थिति में प्रकृति के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है? इधर 5-10 वर्षों से सरकार या पर्यावरण विभाग 5 जून को एक लक्ष्य देता है कि 10 लाख 15 लाख पेड़ लगवाइए। कहीं कोई लगाता नहीं, फाइल और औपचारिकताएं हो जाती हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज दिखाने के लिए 2-4 पेड़ लगाकर फोटो खींच लिए जाते हैं। नई कविता में जो प्रकृति प्रेम है, इन नए कवियों ने आज के मानव के प्रकृति प्रेम को किस प्रकार से व्यक्त किया? बाहर
वृक्षों की कटाई करते हैं और घरों में प्लांटेशन सजाते हैं। हमारा यही है दोहरा चरित्र। हमें घर में अच्छे अच्छे फर्नीचर चाहिए और अच्छे फर्नीचर के लिए पेड़ों वनस्पतियों को काटना पड़ेगा और लगाने के नाम पर कि हमारा प्रकृति के प्रति प्रेम है, 2-4 गमले लाकर उसमें हम फूल लगा देते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रकृति का प्रेम है। अब तो कुछ नई पीढ़ी के युवक इससे भी आगे बढ़ गए। अब उस गमले में प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, हो सकता है वो सूख जाए, तो ऐसा पौधा लाते हैं जो सूखे ही न। इसके लिए वो प्लास्टिक का कोई पौधा ले आए और घर के अंदर रख दिए। यानी उनका दीर्घजीवी, दीर्घ काल तक चलने वाला प्रकृति प्रेम है। प्रकृति क्या है? एक प्रकार से हास्य प्रेम है। और यही जो प्रकृति के प्रति लोगों का रागात्मक भाव है। घरों पर हम अमरबेल की शाखाएं चढ़ाते हैं, लेकिन उनको सूखने के लिए अवसर भी देते हैं। बगल में एसी, विंडो एसी भी लगता है और विंडो एसी की गर्मी से वो ऑटोमेटिक सूख जाते हैं। हमारे दोहरेपन के चरित्र को वो देखते हैं। हमें हॉट कॉफ़ी भी पसंद है और कोल्ड ड्रिंक भी पसंद है। यानी हम गर्म और ठंडे दोनों को एक साथ लेकर अपने दोहरे चरित्र का निर्माण करते हैं और इसीलिए नई कविता में इसी प्रकृति प्रेम को जगजाहिर किया गया है। आगे ने इस पर एक व्यंग्य भी किया था। कि सुबह होते ही कुछ मनहूस लोग भजन गाते हैं और हम अपनी बेकारी को तराशते हैं। यानी वो लोग, मनहूस लोग भजन गा रहे हैं और हम अपनी बेकारी की सोच रहे हैं। हालांकि नई कविता में जो प्रकृति प्रेम है, रघुवीर सहाय ने लिखा है सीढ़ियों पर धूप में, या केदारनाथ सिंह बलिया के उस परिदृश्य में कुछ कविताओं का निर्माण करते हैं जहाँ पर उनकी रागात्मक शक्ति, रागात्मक दृष्टि को भी हम पाते हैं। नई कविता में जो काव्य की भाषा है वो भाषा सर्जनात्मक है। क्यों? क्योंकि नई कविता में कवियों ने अर्थ के लय को महत्वपूर्ण माना है। आगे ने तो नए नए उपमानों पर बल दिया और स्वयं कहा, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। मुलम्मा का मतलब कलई। जब बर्तन को बार बार आप घिसते हैं तो इसकी कलई छूट जाती है। पुराने उपमान और पुराने प्रतीक बार बार प्रयुक्त करेंगे तो स्वाभाविक है कि अब वो उस तरह का अर्थ नहीं देते। पुरानी फिल्मों में मुखड़ा चांद का टुकड़ा था, आगे चलकर अब वो उपमान बदला। अब नए ढंग के गीत आए, खंभे जैसी खड़ी हो, यानी खंभे जैसी। अब वहाँ लड़की है या फुलझड़ी है। फुलझड़ी एक प्रकार से बारूद से युक्त क्या होता है? फुलझड़ी एक पटाखा है जिसमें बारूद का प्रयोग करते हैं। यानी अब हमारी संवेदनाएं एक युवती के प्रति क्या है? या तो खंभा है, निर्जीव है, या तो वो फुलझड़ी है। उसका आशय क्या है? उसको हम जलाएं, बिना जलाए वो अपनी आग या अपनी चमक को नहीं दिखाएगी। तात्पर्य यह है कि हमारी सोच, हमारी मानवीयता वो अतीत के गाने के रंगों छंदों में समा जाएं
वो अतीत की प्रकृति प्रेम, वो अतीत का जो धरती और आसमान के मिलन जैसी संभावनाएं थी, वो सब कुछ समाप्त हो गई हैं। अब उनके स्थान पर हम नया दृष्टिकोण ला रहे हैं और यह दृष्टिकोण हमारा यांत्रिक है। और इस यांत्रिक दृष्टिकोण ने हमारी सोच, हमारे ताने बाने, हमारे शब्दों में भी परिवर्तन का प्रयास किया। यही कारण है कि आज हम पद्य के बजाय गद्य में कविता लिखते हैं। हम मुक्त छंद के नाम पर पूरा गद्य परोसते हैं और तो और लयबद्धता को लेकर हम गीतों की संरचना करते हैं। तुकबंदी को एक लय का आकार दे चुके हैं। परिणाम ये हुआ कि एक जन सामान्य, एक बड़ा पाठक वर्ग हमसे दूर होता जा रहा। क्यों? क्योंकि हमारी पंक्तियों में, हमारे इस गद्यात्मक कविता में वो संवेदनाएं नहीं हैं, वो रुचियां नहीं हैं, वो भाव नहीं हैं कि हम पाठकों को, हम श्रोताओं को बड़ी संख्या में जोड़ सकें। अब हम कविता लिखना है इसलिए कविता करते हैं। नई कविता के लोगों ने यही आगाह किया कि हमारा परिदृश्य बदला है। हम जो कुछ करते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं, सम्मान पाने के लिए पुस्तकों की रचना करते हैं। कहीं से कोई सम्मान मिल जाए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रचना धर्मिता को बढ़ाते हैं। परिणाम यही हुआ कि वो रचना धर्मिता केवल सम्मान की ही वस्तु बनकर रह जाती है। लोग भूल जाते हैं कि इनको साहित्य अकादमी मिला या इनको व्यास सम्मान मिला या इनको ज्ञानपीठ। पिछले वर्ष किसको ज्ञानपीठ मिला आज किसी को याद नहीं। लेकिन जो दीर्घकालीन रचनाएं हैं, गोदान पर ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी नहीं मिला, न ही नोबल मिला, लेकिन गोदान प्रायः सभी लोग जानते हैं। कामायनी पर कोई सम्मान नहीं मिला, लेकिन कामायनी बड़ी संख्या में लोग जानते हैं। तो उसका कारण यही है कि उसने बड़ी संख्या में पाठकों को जोड़ा, पाठकों की संवेदनाओं से अपनी संवेदनाएं स्थापित की। और संवेदनाओं का जब मिलन होता है तो वो संवेदनाएं क्षणिक नहीं होती, दीर्घजीवी होती हैं और निरंतर आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। तो कहीं न कहीं नई कविता में काव्य भाषा पर भी इन कवियों का बल था। परिणामतः हम देखें तो 6 ये विशेषताएं हैं जो नई कविता की विशेषता कही जाती हैं और इन्हीं के अनुकूल या इन्हीं के परिदृश्य में इनकी रचनाएं होती हैं। अब आते हैं नई कविता के कवियों की ओर। नई कविता में 20 कवियों का नाम यहाँ जन्म के आधार पर कालक्रम में रखा गया है। महत्व के बजाय जन्म को वरीयता दिया गया है, क्योंकि यूजीसी नेट में प्रायः कालक्रम में इन कवियों को पूछा जाता है। इसमें पहला नाम लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का। ये टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के निवासी थे। भवानी भाई नाम से ज़्यादा चर्चित थे। कलकत्ता से हिंदू पुंज का संपादन करते हैं। हैदराबाद से कल्पना पत्रिका का भी संपादन किया। नई कविता के गीतकारों में इनकी गणना होती है। सतपुड़ा के जंगल महत्वपूर्ण रचना है। बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी एक श्रेष्ठतम रचना है जी हाँ हुजूर। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। दूसरा नाम नरेश मेहता का आता है। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। नरेश मेहता और लक्ष्मीकांत वर्मा का जन्म एक ही दिन हुआ है और एक ही वर्ष हुआ है। दोनों नई कविता के कवि हैं। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ सम्मान मिला। नरेश मेहता ने प्रवासी संसार नाम से एक पत्रिका थी, उसका संपादन भी किया था। लेकिन नरेश मेहता का जो दृष्टिकोण है, अरण्या, संशय की एक रात, इनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में है।
लक्ष्मीकांत वर्मा बस्ती, टडौठी और रुधौली बस्ती में पैदा हुए थे। निकष का मतलब होता है कसौटी। इलाहाबाद से निकष पत्रिका का संपादन किए। नई कविता पत्रिका से भी जुड़े रहे। विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किए। अनेक विद्वान इनके अधीन शोध किए थे। लक्ष्मीकांत वर्मा चौकन दादा नाम से लोकप्रिय थे। आतुकांत इनकी श्रेष्ठतम रचना है। परिमल के संस्थापक संयोजकों में भी इनका नाम आता है। अगला नाम हरिनारायण व्यास का है। इनका संबंध भी शाजापुर देवास मध्य प्रदेश से है, जहाँ के नरेश मेहता थे। इन्हें समकालीन कविता का भवभूत भी कहा जाता है, हरिनारायण व्यास को। जगदीश गुप्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किए। यही दारागंज में रहते थे। नई कविता पत्रिका के संपादक थे। स्वच्छंदतावादी आलोचना में इनकी गणना होती थी। जगदीश गुप्त चित्रकला के भी प्रेमी थे। भारतीय चित्रकला के पदचिन्ह शीर्षक पुस्तक लिखते हैं। इन्होंने चित्रकला को काव्य की तीसरी आंख बताया। इनकी कई रचनाएं थी, जिसमें संबूक महत्वपूर्ण थी। धर्मवीर भारती मूलतः कायस्थ परिवार से आते हैं। इलाहाबाद में पत्थर गली नखास कोना के पास इनका जन्म हुआ था। अतरसुइया मोहल्ला है। और अंधायुग इनका गीत नाट्य है, जिससे इन्हें लोकप्रियता मिली। प्रमथ हुई एक लंबी कविता। धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद को छोड़कर विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य तो किया, बाद में ये बम्बई की फिल्मी दुनिया में चले गए। वहाँ पर फिल्म के क्षेत्र में पटकथा का लेखन किया। इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है मुंबई से धर्मयुग का संपादन। एक लंबे समय तक मुंबई से इन्होंने धर्मयुग का संपादन किया था, इसलिए भी इन्हें पर्याप्त लोकप्रियता मिली थी। अगला नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ये बस्ती के निवासी थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कहा जाता है कि इन्होंने अपनी काव्य यात्रा नई कविता से ही शुरू की। ये दिनमान का संपादन करते हैं। इन्हें खूंटियों पर टंगेलों पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। इनकी कई रचनाएं हैं। वे सूखा, चीथड़ों की धरती, खूंटियों पर टंगे लोग, जो इन्हें साहित्य जगत में स्थान दिलाती हैं। कुंवर नारायण एक ऐसे साहित्यकार के रूप में आते हैं जिन्हें भारत सरकार ने ज्ञानपीठ सम्मान के साथ ही पद्म भूषण सम्मान भी दिया था। लखनऊ में पैदा हुए थे। वह मूलतः तो फैजाबाद के निवासी थे। वहाँ जन्म होता है, लेकिन शिक्षा दीक्षा लखनऊ में होती है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, आत्मा की ओर लौटो, आत्मजयी, बजस्रवा के बहाने इनकी श्रेष्ठतम रचनाएं हैं। कोई दूसरा नहीं पर साहित्य अकादमी मिला। संपूर्ण रचनाकर्म पर ज्ञानपीठ सम्मान मिला। इसके बाद रघुवीर सहाय का नाम आता है। रघुवीर सहाय मूलतः पत्रकार थे। लखनऊ में पैदा हुए थे, मूलतः पत्रकार थे। और कभी कभी प्रश्न भी आता है
कि पत्रकारिता से साहित्य जगत में प्रवेश करने वाले कवियों में किसकी गणना होती है, तो रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय ने अज्ञेय की जो पत्रिका थी प्रतीक, उसका भी संपादन किया। कल्पना पत्रिका हैदराबाद से बद्री विशाल पित्ती निकालते थे, उसका भी संपादन किया। सीढ़ियों पर धूप में इनकी श्रेष्ठतम रचना है। लोग भूल गए हैं पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, ऐसी रचनाएं हैं। एक महत्वपूर्ण रचना हम लोग पढ़ते हैं, फटा सुथन्ना पहने हर चरना गुन गाता है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। और एक स्त्री शिक्षा पर व्यंग्य किया था, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सबको लगा पलीता, किसी मूर्ख की बन परिणीता, निज घर बार बसाइए। यानी हम स्त्री शिक्षा कहाँ तक पाते हैं, देखते हैं कि आप गीता पढ़िए और सीता की तरह आदर्श नारी बनिए, विवाह कर घर बसाइए, और यही एक स्त्री की महत्वपूर्ण शिक्षा है। अगला नाम आता है श्रीकांत वर्मा का। भारतीय श्रमिक, बिलासपुर से ये निकालते थे। पहले मध्य प्रदेश का भाग था बिलासपुर, आजकल छत्तीसगढ़ में आता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, उस नारे को इन्होंने ही सृजित किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये महासचिव रहे। बाद में इन्हें संसद का सदस्य बनाया गया। दुर्भाग्य से समय से पूर्व ही इनका निधन हो गया। न्यूयॉर्क के स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल में इनका निधन होता है। इनकी जो मगध कविता है सर्वश्रेष्ठ कविता मानी जाती है। अगला नाम आता है केदारनाथ सिंह का। केदारनाथ सिंह नई कविता के गीतकारों में आते हैं। इन्हें भी 2013 में ज्ञानपीठ सम्मान मिला। अकाल में सारस पर इन्हें 1889 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, फर्क नहीं पड़ता, बिना नाम की नदी, माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, टमाटर बेचने वाली बुढ़िया, जो एक स्त्री को जानता है। इनकी श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती हैं। चंद्रकांत देवताले का संबंध मध्य प्रदेश से है। चंद्रकांत देवताले साहित्य जगत में अपनी सत्य की अनुभूति के कारण जाने गए। जौलखेड़ा में इनका जन्म था। हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ भूखंड तप रहा है। इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इन्हें पत्थर फेंक रहा हूं पर 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम आता है सुदामा पांडे। ये धूमिल टाइटल से लिखते थे। खेवली बनारस के निवासी थे। खेवली गांव है बनारस में। धूमिल इंटर तक शिक्षा प्राप्त किए थे, स्कूल गए थे, उसके बाद स्वाध्याय किया, स्कूल नहीं गए, आर्थिक विपन्नता थी। बनारस में ऐसी दो घटनाएं हैं, एक बाबू श्याम सुंदरदास की भी है जो इंटर तक शिक्षा प्राप्त किए थे। तो चंद्रकांत इनका सुदामा पांडे धूमिल की 3 श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें पढ़ते हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे पर इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। धूमिल राजनीति से बेखबर, राजनीति उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो दिल्ली नापसंद थी, सहारनपुर गए, दिल्ली नहीं गए, लखनऊ नापसंद, सीतापुर गए, लखनऊ नहीं गए। इस प्रकार से धूमिल का जो रचना क्षेत्र है
संसद से सड़क तक, मोचीराम शीर्षक इनकी एक लंबी कविता है। हमारे यहाँ की संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। लोकतंत्र को जूते की तरह लटकाए चले जा रहे, सीना फुलाए। रात मैंने एक स्वप्न देखा, उर्वशी ने डांस स्कूल खोल लिया, विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे, गणेश टॉफी खा रहे। भूख से रिरियाती हथेली का नाम दया, भूख से रिरियाती हथेली का नाम गया है और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। तो धूमिल की जो रचनाएं थी वो 60 के दशक में ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत समस्याओं को प्रस्तुत करती हैं और राजनीति पर करारा चोट प्रस्तुत करती हैं। तो कल बाकी लोगों की चर्चा हम लोग करते हैं।